हेलो। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरपी सिंह देव। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और इस चैप्टर के अंदर आप ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि बायो रट लेंगे, इस चैप्टर में आपके साथ क्या होने वाला है कि आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ में चलेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई जो बायो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना। क्योंकि आपको अवेयरनेस दे देगा। आज आज इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। आपको पता चलेगा हमारी बॉडी में अच्छा इतना सब कुछ होता है क्या। तो केवल ह्यूमन पर बेस्ड ये चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रिलेटेड टू विच इज द सेकंड यूनिट ऑफ योर क्लास एंड चैप्टर इज आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 7 8 चैप्टर है आपका। एवोल्यूशन के बाद का चैप्टर है। हाँ, एवोल्यूशन के तुरंत बाद का चैप्टर है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या स्टेप उठाना है। पहले आपको बताना है कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज, तो इम्यूनिटी आपसे पूछा गया है कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। इम्यूनिटी है क्या, समझिएगा। इम्यूनिटी का मतलब क्या है। जनरली अगर हम किसी से पूछे कि प्रतिरोधक क्षमता मींस इम्यूनिटी होती क्या है, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप जो हैं, आपकी बॉडी बाहर के किसी भी टाइप के पैथोजन से, जिसको हम बैक्टीरिया, वायरस या फिर माइक्रोब्स या फिर इंसेक्ट के रूप में भी उसकी सलाइवरी कंडीशन से भी कह सकते हैं, तो हमारी बॉडी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो डिजीज देना चाहता है। कोई भी एक पैथोजन, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स या फिर सलेवरी कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर इंसेक्ट, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वो आपकी खुद की पर्सनल इम्यूनिटी होती है। तो इसे आप इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, अब इसको हम समझेंगे कैसे। इम्यूनिटी का मतलब है कि फाइट फाइट एंड डिफेंस, फाइट एंड डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, इसे आप इम्यूनिटी कह सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गया। इम्यूनिटी का मतलब है आपकी बॉडी में जो भी बाहर से कोई पैथोजन आकर अटैक कर रहा है उसके खिलाफ, अगेंस्ट डिजीज, उस डिजीज के खिलाफ आप जो लड़ते हैं या डिफेंस करते हैं उसे आप अपनी खुद की पर्सनल इम्यूनिटी कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी इम्यूनिटी 20 साल बाद जागी हो या फिर 4 साल बाद जागी हो या बुढ़ापे में जाके जागी हो। तो उसी के अकॉर्डिंग, एज वाइज, अकॉर्डिंग टू एज, जो इम्यूनिटी है वो 2 से 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। देखिए मेरी बात समझिएगा। अगर मैं बस इम्यूनिटी को क्लासिफाइड करूं, इम्यूनिटी, अगर मैं इम्यूनिटी को क्लासिफाइड करूं, तो क्लासिफाइड करने पर ये मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। जैसे जैसे फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब जो, अभी लिख दें पहले, इम्यूनेट, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि जो बाई बर्थ होगी। कैसी होगी? बाई बर्थ। बाई बर्थ होगी मतलब बर्थ से ही होगी, या फिर कहते हैं बिफोर बर्थ, मतलब 9 महीने से पहले का प्रोसेस चलेगा। यहाँ बिफोर लिख देंगे, बिफोर बर्थ भी लिख सकते हैं। बाई बर्थ कह दो या बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ का मतलब 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड के अकॉर्डिंग भी रहेगा। सेकंड आपके पास होती है, इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आपकी आफ्टर बर्थ होगी। आफ्टर आफ्टर बर्थ, समझ रहे हैं? जो आप बाहर से किसी भी तरीके के पैथोजन के खिलाफ खुद ब खुद पैदा करते हैं, जो समय के साथ साथ आपकी बॉडी में, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन आपको तब लगता है जब आपको कोई जंग लगा लोहा आपकी बॉडी में इंजुरी या एक्सीडेंशियल केस में लग जाता है, तो आप उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लेते हैं, वो टिटनेस का इंजेक्शन होता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। अब देखें, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम एक एक से 2 पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनेट इम्यूनिटी, जो इनेट इम्यूनिटी है वो जनरली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन से पार्ट्स होंगे? एक आप कह सकते हैं, इसमें एक्चुअली डिफेंस चलता है। क्या चलता है? डिफेंस। तो आप बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक। दूसरा, एक दूसरा आप कहेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस।
सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एक आपके पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड है आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये इनेट इम्यूनिटी के दो पार्ट्स हैं। तो सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बटी होगी? हाँ सर होती है, यही लिख देंगे आप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यू। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर आप देखेंगे तो उसका एक लौता पार्ट है, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। पहले आप इतनी बात समझ लें, इस बात को आप इनगल्फ कर लें कि मैंने क्या समझाया। ठीक है देख ले आराम से बैठ। मैंने आपसे कहा बैकग्राउंड प्रॉपर ब्लैक ले लेता हूँ, क्लास में मज़ा नहीं आएगा। और डार्क कर लें। अब ठीक है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है ना? ब्लर ना दिखे बस, मेरा इतना पढ़ा है, ब्लर दिखे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहे हैं हम। किस पे चल रहे हैं? नीट पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखिए मैंने आपसे कहा मैं शुरुआत में 5 मिनट ऐसे लेके चलूंगा, फिर नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोलता चला जाऊंगा, नॉन स्टॉप, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट समझते हुए आ जाएगी, आपके दिमाग में सीधे घुसते चली जाएगी बात। अब इसको आप दोबारा देखें। दोबारा क्यों देखें? क्योंकि यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। आपकी कहानी शुरू हो जाती है। देखिए फर्स्ट आपके पास आ गया इनेट, और इम्यूनिटी। आज आपको ये पता चलेगा कि आपको चोट लगती है तो क्या करना चाहिए और आपकी बॉडी में होता क्या है। इनेट इम्यूनिटी में आपने दो पार्ट्स बताए, कौन कौन से? इनेट इम्यूनिटी में आपने दो पार्ट्स बताए, कौन कौन से बताए? एक आपने बताया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक आपने बताया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है? देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? एक्चुअली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि जिसमें दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है फिजिकल, फर्स्ट आपके पास है फिजिकल और सेकंड आपके पास है फिजियोलॉजिकल। एक आपके पास है फिजिकल, सेकंड आपके पास है फिजियोलॉजिकल, दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक आपने तुरंत इसके साथ में कहा कि एक होता है हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड पार्ट है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा क्या? चार चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या? एक आ जाएगा सेल्यूलर बैरियर, इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर बैरियर। एक आपके पास आ जाएगा साइटोकाइनेन, बड़े ध्यान लगा के बातों को समझना है, बड़े ध्यान लगा के। एक आ जाएगा इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन का मतलब लोग सूजन समझते हैं, ऐसा है ही नहीं। एक आ जाएगा फीवर, ठीक है। और नेक्स्ट वन आपके पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो बहुत लंबी खींचेगी टॉपिक, ठीक है। कि इसी टॉपिक से पूरी बुक आपकी जो है, पूरा चैप्टर आपका बुक में दिखाएगा आपको क्या इसकी वैल्यू है। इसे बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इजी, बहुत इजी है, कोई बहुत तुरम खां वाली चीज़ नहीं है। पहले पर आ जाओ। अब मैं फर्स्ट टॉपिक लेके चलूंगा। मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ इनेट इम्यूनिटी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फिजियोलॉजिकल में से फिजिकल पार्ट लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मैं बाकी चारों पर आऊँगा। देखिए मेरी बात समझिए। अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द फिजिकल मैथड, तो इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले पॉइंट आपके पास आता है फिजिकल। क्या आएगा? फिजिकल इम्यूनिटी। और ये फिजिकल इम्यूनिटी किस रूप में बता रहा है आपको? इनेट इम्यूनिटी में बता रहा है, मतलब बाय बर्थ से पहले, बाय बर्थ मतलब 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड में हो जाएगी या फिर 9 महीने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। और आफ्टर बर्थ का मतलब होता है कि एज के रिस्पेक्ट के बाद 2, 4, 5, 10 ऐसे साल के बाद हो जाएगा। तो हमसे कहा गया कि फिजिकल इम्यूनिटी से मतलब क्या है? फिजिकल इम्यूनिटी का मतलब होता है
देखिए आपकी बॉडी दो जगहों से सरफेस्ड है, आपकी बॉडी दो जगहों से सरफेस्ड है। इसे ऐसे समझिए कि आपके साथ कुछ हो रहा है, उस होने वाली चीज़ को सामने वाला व्यक्ति आपको समझाना चाह रहा है, और आपके साथ अगर होगा तो आप समझ जाओगे। जैसे आज की डेट में नॉर्मल एक कंडीशन चल रही है जिसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन मोस्ट सभी को हो रहा है, मतलब ज़्यादातर नंबर ऑफ में चल, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में हर 1000 से 2000 में से एक व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट में है, 6000 हर 6000 में से किसी एक व्यक्ति को कैंसर है। तो इसी तरीके से रेशियो जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब फंगल इन्फेक्शन को देखोगे तो इसका रेशियो एज कम्पेयर टू और ज़्यादा तेज है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो आउटर सरफेस पर होता है, मतलब आपकी ऊपर की स्किन पर होता है। मेरी बात समझिएगा, आपकी बॉडी में दो सरफेस स्किन होती है, एक बाहर वाली स्किन होगी जिसको आप एपिडर्मिस कहेंगे, एक अंदर से सबसे पहली स्किन होगी जिसको हम एपिथेलियल स्किन कहेंगे। तो मेरी बात समझिएगा, इसमें क्या है, एक आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा स्किन। सबसे पहले तो आप स्किन कहोगे, स्किन में दो जगह से आ जाएगी, एक आउटर सरफेस हो जाएगा, आउटर सरफेस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस। तो जहां आप आउटर सरफेस लिखते हैं, जहां आप आउटर सरफेस लिखते हैं वहां आपके सामने क्या आना चाहिए, एपिडर्मिस। क्या आना चाहिए, एपिडर्मिस। जैसे मैं बिल्कुल कंफर्ट होके पढ़ा रहा हूं, वैसे कंफर्ट में आप भी समझे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। अच्छा, सेकंड में क्या आ जाएगा स्किन में, सेकंड में क्या आ जाएगा स्किन में, स्किन। और ये क्या होगी, इनर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस। तो जब इनर सरफेस की बात करोगे तो आप एपिथेलियल कहोगे, एपिथेलियल, एपिथेलियल। तो मेरा कहने का मुद्दा क्या हुआ कि या तो अंदर से सबसे पहली लेयर हो गया या फिर बाहर की लेयर होगी, ये वाली स्किन जो होगी। तो दो जगह से फिजिकल इम्यूनिटी आपको जो है, फिजिकल बैरियर में आपको जो है इम्यूनिटी मिलती है, जिसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चे में पैदाइशी रहती है चीज़। थोड़ा सा इस बात को खींचूं तो आपको समझ में आएगा कि एपिथेलियल वाले सेक्शन में आपको एक ट्रैक लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत, एपिथेलियल, जो एपिथेलियल सरफेस है, सरफेस लेयर है, आप देखें एपिथेलियल सरफेस जो स्किन आपकी होती है, या को आप लेयर जो होती है, स्किन तो नहीं कह सकते, तो लेयर होती है, इसकी प्रेजेंस अगर आप देखना चाहें, इसकी प्रेजेंस, तो जहां जहां इसकी प्रेजेंस होगी, जहां जहां इसकी प्रेजेंस होगी वहां वहां आप जो है फिजिकल इम्यूनिटी को लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके लिवर के सरफेस पर होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी किडनी के सरफेस पर होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके स्टमक के सरफेस पर होगा, स्टमक के सरफेस पर होगा, इन सभी के सरफेस पर होगा, इन सभी के सरफेस पर होगा। याद रखिएगा, यहाँ बात चल रही है हमेशा सरफेस की, यहाँ बात चल रही है सरफेस की। किसकी बात चल रही है, सरफेस की। तो आप सरफेस नहीं हटा सकते, ठीक। और आप कह सकते हैं आपकी बक्कल कैविटी, आपकी बक्कल कैविटी मतलब आपकी तो मुंह वाला ही, इसे इंटरनल जो सरफेस है तो बक्कल कैविटी में बोल देंगे। और आप कह सकते हैं आइसोफेगस, मतलब ईसोफेगस, फेगस ट्रैक, फेगस ट्रैक। अब ट्रैक से आपको याद भी आ रहा होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी। बुक में इतना नहीं लिखा है, बस मैं इसलिए इतना सारा लिख रहा हूँ कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, ठीक। रेस्पिरेटरी ट्रैक, और इसी के साथ में आप बोल सकते हैं बस रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, दिस इज सफिशिएंट। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि एपिथेलियल लेयर आपको ऊपर से नीचे जो है इतनी जगहों पर दिखाई देगी। तो यहाँ आपका एपिथेलियल सरफेस ये बता रहा है, और एपिडर्मिस सरफेस आपको ये बता रहा है कि हम फिजिकल इम्यूनिटी इनेट, मतलब पैदाइशी बच्चे में डाल सकते हैं। कैसी इनेट इम्यूनिटी है, कैसी है जी, इनेट और इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गया? हाँ, ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर आप एक और बता रहे थे फिजियोलॉजिकल, हाँ बिल्कुल बता रहा था। अब फिजियोलॉजिकल का बात समझिए। देखिए फिजियोलॉजिकल आसान है, फिजियोलॉजिकल आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। देखिए सेकंड आपके पास आता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी, फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी। तो फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी होगी आपकी, चलेगी तो किस पर, चलेगी तो आपकी इनेट में, चलेगी किस में, इनेट में ही चलती। याद रखिएगा ये भी इनेट है, ये भी क्या है, इनेट इम्यूनिटी में ही आ रही है, इनेट इम्यूनिटी। और दोनों ही किस में आ रही है, फर्स्ट लेन ऑफ डिफेंस। दोनों ही किस में आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी फर्स्ट लेन ऑफ डिफेंस।
दोनों ही आ जाएंगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे दोनों, ठीक है। हाँ सर ये तो बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है आगे समझो फिर। आगे क्या है, अब देखिए जहां जहां आप देखें सिक्रेशन पार्ट, सिक्रेशन है ना, सिक्रेटेड फ्लूइड आप देखें, सिक्रेटेड फ्लूइड देखें या सिक्रेटेड जूस देखें, है ना, सिक्रेटेड फ्लूइड देखें या जूस देखें, तो वहां पर आप फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी को लगा सकते हैं। सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, कैसे कर दिया, मैं हूं ना आपको बताऊंगा। सिक्रेटेड फ्लूइड या फिर जूस के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप कह सकते हैं जैसे आपकी आंख में निकलते हैं तो टीयर्स, है ना, टीयर ग्लैंड, आपकी टीयर ग्लैंड, तो जो टीयर्स हैं, आपके जो टीयर्स हैं वहां के जूस में निकलता है, तो वहां पर भी आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर दिया जाता है। और आप कह सकते हैं आपका स्टमक, आपका स्टमक, उस स्टमक से निकलने वाला HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मुंह से वोमिटिंग से बाहर आ जाता है, या गैस्ट्रिक जूस, या फिर कह दें गैस्ट्रिक जूस। अगर ऐसे कंडीशन में है कि गैस्ट्रिक जूस भी वोमिटिंग से बाहर आ सकता है तो उसे भी लिया जाएगा। और क्या ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं सलाइवा, सलेवा, ठीक है, आपकी सलेवा इसमें भी आ जाएगा। कहने का मुद्दा ये हुआ जहां जहां पर आपकी लिक्विडिटी आ जाए। इसमें एक और ले सकते हैं म्यूकस, और क्या ले सकते हैं, म्यूकस, भी ले सकते, म्यूकस भी आ जाएगा। और कर लीजिए आराम से, मैं कोई जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा आज, मैं बहुत ऐसा पढ़ाऊंगा टच होगा आपको बॉडी पे, ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको बॉडी में घुसेगी बात। देखिए पहली बात में आपने क्या समझा, फर्स्ट पॉइंट पे समझिए। फर्स्ट पॉइंट में आप अपने चैप्टर में पढ़ा कि भाई हमारे पास इम्यूनिटी केवल दो तरीके की हो सकती है। पहला कौन सा, इनेट इम्यूनिटी, सेकंड कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ चलती है, बिफोर से मतलब बर्थ से पहले, मतलब 9 महीने की जेस्टेशन पीरियड में भी चलती होगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको बर्थ के बाद चलती है, मतलब आप पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बीमारी होती है वैसे वैसे आपकी बॉडी लड़ना सीखती है, तो इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी में दो आ गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। हाँ सर समझ में आ गया। इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल मेथड आता है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सेलुलर साइटोकाइनिक इन्फ्लेमेशन फीवर आता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो भरी पड़ी है, ये पार्ट्स नहीं है, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हब है। उसके बाद इनेट इम्यूनिटी मैंने कहा, फिजिकल इम्यूनिटी में क्या है, स्किन पर बात की जाती है, जिसमें कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस पर बात की जाती है। आउटर सरफेस मतलब ये वाली स्किन है, तो एपिडर्मिस कहेंगे, और इनर सरफेस मतलब एपिथेलियल है। तो एपिथेलियल जहां जहां जिस जगह पर होगी वहां वहां आप कह देंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम हो रहा है और फिजिकल बैरियर हो जाएगा। उसके बाद इनेट इम्यूनिटी में अगर हम लेके चलेंगे फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी, तो वहां पर सिक्रेटेड फ्लूइड जूसेस होते हैं, जिसमें कि टीयर्स हो गया, आपका स्टमक सीएल, HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस या सलाइवा या फिर म्यूकस, इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब यहाँ से हमको बाई बर्थ इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब समझिए आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट है, देखिए हमसे अब कहा गया है, क्या कहा गया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इनेट इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी में आपको कहा गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये कहा था ना, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले सेल्यूलर बैरियर, है ना, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सेल्यूलर बैरियर। फर्स्ट में आपके पास आ गया सेल्यूलर और बैरियर, सेल्यूलर बैरियर। अब ये सेल्यूलर बैरियर भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक और दो। सेल्यूलर बैरियर भी आपका दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक आपके पास क्या होगा, एक आपके पास क्या होगा, फेगोसाइटिक, एक होगा नॉन फेगोसाइटिक। एक होगा फेगोसाइटिक और एक होगा नॉन, मैम मैम चाय के लिए कह देना एक बार, हाँ, एक होगा फेगोसाइटिक और एक होगा नॉन फेगोसाइटिक। मैंने क्या बोला, इनेट इम्यूनिटी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल्यूलर बैरियर फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें आपसे कहा गया फेगोसाइटिक और नॉन फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब होगा जो लड़ती हैं चीजें, जो लड़कर किसी पर्टिकुलर पैथोजन को मारने की क्षमता रखती हैं। नॉन फेगोसाइटिक वो होती हैं जो केवल रोक सकती हूँ, फाइट करती हूँ, रोक सकती हूँ, डिफेंस कर सकती हूँ। देखिए डिफेंस करना अलग चीज होती है और मार देना किसी चीज को अलग चीज होती है। तो किलिंग मेथड एक अलग चीज है, डिफेंस करना एक अलग चीज है। मैं किसी को मार नहीं रहा हूं, मैं बस मैं उसके अटैक को रोक रहा हूं, तो मैं डिफेंसिंग पर हूं। लेकिन अगर वो सामने वाली चीज मुझे क्षति पहुंचा रही है, मतलब मुझे किसी तरीके का फिजिकल हार्म कर रही है, तो सामने वाले को मैं मार दे रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको
डिफेंस नहीं कह सकते उसे, तो अटैक मोड पर कहेंगे, तो किलिंग सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे जो सेल्यूलर बैरियर्स हैं उसमें बताया गया कि फेगोसाइटिक और नॉन फेगोसाइटिक। तो नॉन फेगोसाइटिक केवल डिफेंस को शो करती है। किसको शो करती है? डिफेंस को। यहाँ मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, किसको शो करेगी? डिफेंस। यहाँ डिफेंस होगा और यहाँ सीधे किल्ड होगा। यहाँ सीधे क्या होगा? किल्ड होगा, है ना, क्योंकि आप अटैक करेंगे। क्योंकि आप क्या करेंगे? अटैक करेंगे। जैसे जो नॉन फेगोसाइटिक होती है सेल्यूलर बैरियर में, वो सभी सेल्स के लिए कॉमन होता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ सेल्स सभी के लिए होगा। ठीक, आपकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई पैथोजन आ जाए तो कॉमनली इतना डिफेंस तो आपको शरीर आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? मैक्सिमम ऑल टाइप ऑफ सेल्स, है ना, एक्ट एज नॉन फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन को कॉमनली रोकने की कोशिश तो करती है, मारने की कोशिश नहीं करती। वो डिपेंड करता है कि मारेगा कौन, क्योंकि नॉन फेगोसाइटिक सेल्स का काम मारने का नहीं होता है, बस केवल डिफेंस करने का होता है, और फेगोसाइटिक सेल्स का काम मारने का होता है, इसलिए डिफरेंस में। ठीक, तो सर फेगोसाइटिक में अलग अलग चीजें आती भी होंगी? हाँ बिल्कुल आती हैं। अलग अलग चीजें क्या हैं, इसको बात को समझिएगा। फेगोसाइटिक के अंदर आपको 2 से 3 चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे एक हो गया ब्लड, एक हुआ ब्लड। ठीक, तो अगर मैं ब्लड के रिस्पेक्ट में जाऊं तो आपको याद होगा कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के रूप में डब्ल्यूबीसी जाती है। कौन जाती है? डब्ल्यूबीसी। और आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी में कोई भी सेल हो, आपके ब्लड में, आपकी बोन में, आपकी कार्टिलेजेस में, कहीं भी आपकी बॉडी में कोई भी तरीके की सेल है, तो हर किसी सेल के 3 पार्ट होते हैं। जो सेल होती है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सेल होगी फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में क्लासिफाइड होती है। जैसे मैं कह दूं हमारी आरबीसी, तो हमारी आरबीसी को हम क्या लिखेंगे? अरिथ्रोसाइट। क्या लिखेंगे? अरिथ्रोसाइट। तो अरिथ्रोसाइट तो कॉमनली सेल हो गया। अब इसी का दूसरा वर्जन होता है अरिथ्रोक्लास्ट, और एक हमारे पास होता है अरिथ्रोब्लास्ट। एक होता है हमारे पास अरिथ्रोब्लास्ट। तो हमारे पास अलग अलग वर्जन्स हैं। एक हुआ अरिथ्रोसाइट, एक अरिथ्रोक्लास्ट और एक अरिथ्रोब्लास्ट। देखिए अरिथ्रोसाइट तो मतलब है कि चल रही है, बन रही है, चल रही है, बन रही है। अरिथ्रोब्लास्ट क्या होगा? बैलेंस करने की कोशिश करता है। अरिथ्रोक्लास्ट सीधे मार देता है, वो किल करता है, सीधे किल करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा और ये बैलेंस करेगा। आप ऐसे समझिए, मतलब मेरी बॉडी में कुछ सेल्स बना रहा है, कोई सेल को बैलेंसिंग कर रहा है और कोई सेल को मारता जा रहा है। तो एक जगह तो बनती जा रही है, एक जगह मरे जा रही है और एक जगह बैलेंस की जा रही है। तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में मेनली 3 तरीके के सेल्स जो होती हैं वो हर जगह पर होती हैं। कोई भी आप सेल पढ़ लें, आप स्किन की पढ़ लें, आप स्किन की कोई भी सेल पढ़ लीजिए, है ना, तो किसी भी सेल को आप देखेंगे तो हर कोई सेल मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं, जिसमें कि एक बनाती है, एक बैलेंस करती है और एक मार देती है। तो 3 तरीके के सेल्स हो गया। तो अगर मैं ब्लड को लेकर चलूंगा डब्ल्यूबीसी, तो उसमें ल्यूकोसाइट्स हो गया। तो ल्यूकोसाइट को अगर आप 2 हिस्से में लेकर चलना चाहेंगे तो वहां आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या? देखिए बात समझिए। पहला, एक मेरे पास होगा मोनोसाइट, एक होगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कोशिश करती है कि सामने वाली चीज को मारे, मतलब ये किलिंग, ये बात बता रहे हैं कि किलिंग और अटैक मोड पे चलती है। मोनोसाइट किलिंग मेथड पे चलती है। दूसरा एक हमारे पास होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल। आपकी बुक में न्यूट्रोफिल के बारे में बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना, याद होगा, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल। तो ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं, और इसकी कंपैरिजन अगर डब्ल्यूबीसी में देखोगे तो 60 से 65% तक आपको दिखाई देने को मिलेगी, 65% तक, और इसकी परसेंटेज करीब ऐसी रहती है आपकी 8 से 10% या 12% तक। ठीक है, इसमें दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स, उनकी परसेंटेज आपकी 20-22 करीब होती है, बाकी 1%, 2%, 1%, 2% ऐसे होती है। तो न्यूट्रोफिल को आपकी बुक ने PMNC कहा है। देखिए पढ़कर देखिएगा आप, PMNC कहा है। सर PMNC का क्या मतलब है? PMNC का मतलब होता है जी पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड सेल। मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड सेल, ये एक ऐसी सेल है जो कई तरीके से किसी चीज को मार सकती है, और इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली या फॉर्मेशन मेथड के अकॉर्डिंग इसके पास 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो आप अगर इसके न्यूक्लियस की काउंटिंग लिखना चाहें तो 4 से 6 इसके पास न्यूक्लियस होते हैं। कितने? 4 से 6 इसके पास न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको
पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। तो ये बड़ी डेंजरस होती है, दूसरे किसी पैथोजन के लिए आराम से मारने की क्षमता रखती है सामने वाली चीज को। तो एक हमारे पास टाइटल हो गया ब्लड, तो ब्लड जो है वो फेगोसाइटिक में काउंट होता है। ठीक है सर, बढ़िया, बात समझ में आ गई। दूसरा कोई है सर? हाँ बिल्कुल है। दूसरा हमारे पास होता है टिश्यू। दूसरा होता है हमारे पास टिश्यू। तो टिश्यू को तो आप अब डायरेक्ट समझ जाओगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया अभी आपको साइड में ना। मैंने कहा कि आपके पास 3 तरीके की सेल्स होती हैं, किसी भी तरीके की सेल में उसके 3 वर्जन होते हैं, साइट, क्लास्ट और ब्लास्ट। साइट, क्लास्ट, ब्लास्ट। साइट मतलब बनेगा, क्लास्ट मतलब किलिंग करेगा, ब्लास्ट मतलब बैलेंस करेगा। ये बात समझ में आ गई। उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप टिश्यू को लेके चलेंगे तो हमारे पास जहां भी अलग तरीके के टिश्यूज हों, है ना, जहां भी अलग तरीके, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया बोन, तो बोन में हमारे पास होता है ऑस्टियो। क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स को बैलेंस करने की जरूरत है, वो तो ऑस्टियोक्लास्ट कर देगा। इसकी सेल कौन सी होती है? ऑस्टियोसाइट। उसी तरीके से हमारे पास होगा कार्टिलेज, उसके पास होगा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में क्या बोलोगे? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। क्या बोल देंगे? कॉन्ड्रियो और क्लास्ट। ऐसे हमारे पास कप्फर सेल्स होती हैं। कौन सी? कप्फर। कप्फर सेल्स आपकी कहां मिलेंगी? आपको लिवर में मिलेंगी। तो ये भी किलिंग का काम करती हैं। ठीक है, और भी कहीं बोल सकते हैं आप, जैसे आप ल्यूको, जैसे आप बोल सकते हैं ल्यूकोक्लास्ट, ल्यूको और क्लास्ट। तो ल्यूकोक्लास्ट कहाँ है आपके पास? WBC में है ना। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे समझ में आ गई ना मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मेनली मैक्रोफेजेस आ गई है। क्या आ गए? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस हैं ये, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस वो जो दूसरे को किल करने की कोशिश करते हो, दूसरे मतलब पैथोजन को मारने की कोशिश करेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर जनरली इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे पास फेगोसाइटिक, दूसरा नॉन फेगोसाइटिक। नॉन फेगोसाइटिक का मतलब केवल एक ही चीज़ है कि आप उसको डिफेंस करना चाह रहे हैं, मारना नहीं चाह रहे। तो बॉडी में हर तरीके की सेल, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कितनी 3.7 ट्रिलियन सेल्स होती है, याद रखिएगा आपकी बॉडी के अंदर 3.7 ट्रिलियन सेल्स होती है। तो ये सारी की सारी सेल्स की अपने खुद की क्वालिटी क्या है? 3.7 ट्रिलियन। तो ये क्या करती है? हमेशा सामने वाली चीज की पैथोजन को अगर हमारी बॉडी में आता है तो उसको डिफेंस करने की कोशिश। Phagocytic, this one is responsible just for killing of the pathogen. Doesn't matter कि which type of the pathogen is entering in our body. हो सकता है कि नाक के थ्रू, हो सकता है मुंह के थ्रू, हो सकता है स्किन के थ्रू, हो सकता है कान के थ्रू, कैसे भी आपकी बॉडी में, या हो सकता है आपकी आनस थ्रू, या हो सकता है आपके पेनिस के होल के थ्रू, या कहीं से भी आपकी बॉडी में जो होल सेक्शन है वहां से एंट्री मार सकता है। ठीक, खाने के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू, ना, वाटर कंटेमिनेटेड, फूड कंटामिनेटेड मेथड, और द एरिया कंटामिनेटेड एंड द प्लेस इज आल्सो द कंटामिनेटेड। सो इफ यू एंटर स्पेशली इनटू द कंटामिनेटेड पार्ट, यू गेट द इन्फेक्शन। तो उस इन्फेक्शन का रीजन जो होता है, द रीजन विल बी पैथोजन। So pathogen can be the virus and the bacteria and the microbes and the different type of salivary section of the insects. तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं? वो फेगोसाइटिक कंडीशन में आती हैं, जिसमें ब्लड है, टिश्यू है और मैक्रोफेजेस हमारे पास काउंट होंगे। इस बात में आपको कोई डाउट और कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत इजीली और बहुत आराम से बात समझाई है, आपके शरीर में होने वाले चीजों को बताया है। अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं बढ़ूँ आगे। हाँ सर बढ़िए। अब सेकंड पार्ट क्या बता रहा है? सेकंड हमारे पास फर्स्ट सेल्यूलर है, तो दूसरा अगर मैं लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया इन्फ्लामेशन मैथ, तो ये चारों इसमें आप देख लेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकंड लेना ऑफ डिफेंस का आपने सेल्यूलर बैरियर पढ़ लिया। अब आप लेके ये भी होती, सब तो हो गया आपके पास। अब आपके पास आएगा इन्फ्लामेशन। अब मैं सेकंड इन्फ्लामेशन लेके चल रहा हूँ, ईजी वाला लेके चलूंगा पहले, ठीक, के बाद आगे चलेंगे। चलिए इन्फ्लामेशन, नाउ डिस्कस जस्ट अबाउट दी इन्फ्लामेशन। ठीक है सर, मजा तो आ रहा होगा। इन्फ्लामेशन क्या है सर? ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है जो हमें बताता है बीमारी ऐसे भी हो सकती है। देखिए मैं बताता हूँ, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या, एक तरीके से आप समझ लीजिए इंजुरी की बात हो रही है। किसकी? इंजुरी। और इंजुरी जो होगी उसमें उसमें कट लगेगा, और कट लगने पर ब्लीडिंग होगी, पेन होगा और स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग होगी। 3 काम जब एक साथ होते हो तो उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इतनी बात से अगर काम चल जाता तो मैं 10th क्लास में होता, मैं अपनी क्लास को हाइब्रिड पे लेके नहीं जाता। ठीक है, हम लोग नीट लेवल पढ़ रहे हैं, कोई 10th क्लास का बोर्ड क्लास नहीं देनी है। ठीक, हम लोग अच्छे खासे लेवल पर हैं, तो अच्छे खासे लेवल से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लगती है,
ये किसी व्यक्ति का हाथ हो गया, है ना, किसी व्यक्ति का ये हाथ हो गया, ज़्यादा खतरनाक हाथ बन गया नहीं। तो किसी का हाथ हुआ और आपने क्या करा उसको, आपने नहीं किसी और ने, आप तो सीधे साधे स्टूडेंट हैं, आपने क्या करा उसको चाकू मार दिया। सर हम ऐसे काम तो नहीं कर सकते। हाँ आप लोग नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए किसी ने उसको चाकू मार दिया, हम लोग डॉक्टर हैं तो उसे बचाना चाह रहे हैं। यहाँ हमने क्या करा, इसको, इसने इसको कट मारा और कट मारने के बाद यहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू, है ना, यहाँ से ब्लीडिंग आनी शुरू। ठीक, यहाँ से क्या होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग आना शुरू हो गया। बढ़िया, हाथ दिख रहा है, चाकू दिख रहा है, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो। ठीक, अब ब्लीडिंग हुआ तो क्या करूँ, अब से कहानी शुरू हो जाती। यहाँ से क्या हो गया सर, ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो हाथ तो कट गया ना उसका, यहाँ तो कट लग गया, यहाँ तो कटिंग हो गई, कट लग गया ना, तो कट लगा बाय द नाइफ। उस कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। चाकू बनाओ पूरा बढ़िया सा। अब देखिए मैं इसमें ना फ्लो लेके चलूंगा इसी तरीके से, क्यों, फील होना चाहिए। इस चैप्टर के फील होने का ही रीजन होता है कि फील हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर बेकार है, फिर पढ़ाने बेकार है। कट लगा, ब्लीडिंग हुई, चाकू से काटा किसी पर्टिकुलर चोर ने, तो अब क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले इस व्यक्ति को पेन होना शुरू हो पहले। हाँ सबसे पहले क्या होता है, पेन होता है, तो ब्लीडिंग हुई तो पेन होगा। देखिए तो यहाँ इसको पेन हुआ, क्या हुआ, पेन। तो पेन का सर कोई तो रीजन होता होगा। हाँ बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेन हो ही क्यों रहा है, तो पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ रिलीज हो रहा है, रिलीज रिलीज रिलीजिंग प्रोटीनिशियस 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 हार्मोन। यहाँ पर एक प्रोटीनिशियस हार्मोन जो है सिक्रीशन हो गया, रिलीज हो रहा मतलब सिक्रीशन हो रहा है। और इस प्रोटीनिशियस हार्मोन का क्या नाम है सर, इसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इज कॉल्ड दी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का पर्टिकुलर है जो आपको दिख रहा है, क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन निकला और आपको पेन फील हुआ, हो गया, हाँ सर हो गया। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, रिसेप्टर पर जाएगा, किस पर जाएगा, रिसेप्टर पर, कौन से, पेन के रिसेप्टर पर, और ये इसको क्या कर लेंगे, इसको रिसीव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको रिसीव कर लेंगे और आपको फील हो जाएगा पेन। लेकिन अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होता है क्योंकि आगे की बात भी पूरी करनी है। ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर कहाँ होगा, ये ट्रांसफर कहाँ होगा, ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, मास्ट सेल में, किसमें, मास्ट सेल, कौन सी, मास्ट सेल। सर ये मास्ट सेल क्या बला है, सर ये मास्ट सेल होती क्या है, मैं बता देता हूँ क्या होती है। देखिए मास्ट सेल में आ गया, यहाँ से ट्रांसफर हुआ मास्ट सेल में। सर मास्ट सेल क्या है, देखिए मान लीजिए मास्ट सेल है, क्या है, मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल हो गया। मास्ट सेल का मतलब क्या है, मास्ट सेल का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए मेनली होता क्या है, बेसोफिल का सोल्यूशन है, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो कि एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का क्या है, फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के अंदर अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे सेराटोनिन, नशा, चोट लगते ही नशा हो जाता है। दूसरा हेपेरिन, मतलब ब्लड का थिन होना। तीसरा हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या, हिस्टामाइन को दो जगहों पर देखा जाता है, इसे एंटी एलर्जेंट के रूप में भी देखते हैं और ये पर्टिकुलर डायलेशन में भी काम करता है, ठीक है। हिस्टामाइन का मेन फंक्शन बताइए यहाँ पर, क्योंकि इसी का काम है तो मैं यही बोलूँगा, मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है डायलेशन कराना। डायलेशन का मतलब क्या होता है कि डायमीटर को इंक्रीज करवा देना, डायमीटर इंक्रीज हो जाना, किसका, वेन का, किसका, वेन का, ठीक है, ब्लड वेसल वेन का। अब मास्ट सेल क्या होगी, सेम यही प्रोसेस जो है वो मास्ट सेल में होना शुरू हो जाएगा। सेम ये प्रोसेस किस में होगा, मास्ट सेल में, और वहां से इस मास्ट सेल से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, हिस्टामाइन, क्या रिलीज हो जाएगा, हिस्टामाइन। तो यहाँ से हिस्टामाइन निकला, हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन भी क्या है, एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है, और कैसा, प्रोटीनिशियस हार्मोन है। जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज होगा, यहाँ से क्या, अच्छा रिलीज हो रहा है, इससे रिलीज होगा, रिलीजिंग क्या,
हिस्टामाइन। तो यहाँ से हिस्टामाइन रिलीज हो गया। तो जैसे ही हिस्टामाइन यहाँ से रिलीज होगा तो जो आपका हाथ था, आपका हाथ था, मान लीजिए आपका हाथ है, हाथ के अंदर स्टार्टिंग में जो वेन थी कुछ ऐसी थी, है ना, कुछ ऐसी सी वेन थी। अब इस वेन का साइज इंक्रीज हो गया, डायलेशन हो गया, वेन का साइज इंक्रीज हो गया, तो बोलते हैं वेन डायलेशन, से बोलते हैं वेन डायलेशन, वेन डाया, वेन डायलेशन। तो वेन का डायमीटर इंक्रीज हो गया, इसे वेन डायलेशन कहेंगे। किसकी वजह से? वो हिस्टामाइन की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जैसी कट, यहाँ तो कट लगा हुआ था, तो यहाँ से WBC बाहर, यहाँ से इसी जगह से WBC जो होंगी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाए। WBC बाहर निकल रही है, अच्छा ठीक है, देख रहे हैं WBC बाहर निकल रही है। WBC की कोई शेप तो होती नहीं। ये कौन है? WBC। ये कौन है? WBC। ये कौन है? WBC। WBC के इस मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट है WBC का, टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ WBC मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ WBC मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं एमोबॉइडल मूवमेंट। अमोबॉइडल मूवमेंट मतलब कि अमीबा की तरह मूवमेंट लेके चलता है। पास में आ गया। और यहाँ से कोई पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए यहाँ से पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है ना, यहाँ से मान लीजिए कोई बैक्टीरिया था, यहाँ कोई बैक्टीरिया इसमें एंट्री कर नहीं पाता। और क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इस बैक्टीरिया को, मान लीजिए पैथोजन है, कुछ भी हो सकता है ना पैथोजन, तो ये पैथोजन है, तो मैं इस पैथोजन को अपने दिमाग से मेनली बैक्टीरिया लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि चोट लगेगी तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मेनली होता है। तो ये अपने अंदर से निकालते हैं इंटरल्यूकिन। क्या निकालते हैं? इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इंटरल्यूकिन फर्स्ट क्या होती है? एक तरीके से मैसेज पास होता ही है, मैसेज पास किया जाता है। और डिफेंसिंग के लिए, इसके लिए डिफेंसिंग, और दूसरों के थ्रू अटैक करवाने के लिए, है ना, अटैकिंग मोड। ठीक, तो यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पर रोक दिया जाएगा और तुम काम नहीं करोगे, तो बाहर से जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तब तक ऊपर की साइड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ क्लॉटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी क्लॉटिंग। क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी क्लॉटिंग। और आप जानते हैं कि क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? क्लॉटिंग के लिए फिब्रिन, या आप कह सकते हैं फिब्रिनोजन, या आप कह सकते हैं फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, कौन सा? प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ काम करता है, जिससे कि क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, समझ लीजिए एक बार इसको, बढ़िया से समझिए, समझिए इतना कुछ होता है। आपको हल्का सा अगर चाकू लगता है तो इतना कुछ हो जाता है आपकी बॉडी के साथ। समझ लिए मैं क्या समझाता हूँ? मान लीजिए इन्फ्लामेशन समझ रहे हैं, मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब होता है तीन चीजें एक साथ होना, ब्लीडिंग होना, पेन होना, स्वेलिंग होना। तो देखिए स्वेलिंग तो यहाँ पर आ गई, स्वेलिंग तो हो गया ना, यहाँ स्वेलिंग हो गया। तो तीन चीजें होनी चाहिए, ब्लीडिंग, पेन और स्वेलिंग, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपके हाथ में कट लगा, कट लगने के बाद क्या हुआ? ब्लीडिंग हुई। तो ब्लीडिंग होने के बाद बाहर के बैक्टीरिया अंदर एंटर आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड की जो वेन्स है, वो सब कुछ काम करना चाहती है। सबसे पहले पेन रीजन होगा। तो पेन रीजन क्या है? उसमें से रिलीज होता है प्रोटीनिशियस हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन अपने अंदर से रिसेप्टर पेन निकालता है, मतलब कि पेन रिसेप्टर्स निकालता है जो रिसीव कर लेते हैं किसको? प्रोस्टाग्लैंडिन को। अब ये ट्रांसफर हो जाता है मास्ट सेल में। मास्ट सेल एक बला है। बला क्यों है? क्योंकि दूसरों पैथोजेंस के लिए बला है। मास्ट सेल में क्या होता है? बेसोफिल का फ्लूइड होता है, मतलब WBC एक फ्लूइडेड कंडीशन में होती है। उसमें सेरोटोनिन, हेपारिन और हिस्टामाइन होता है। इन तीनों को याद रखेंगे, आगे जाकर ये काम आने वाली है इसी चैप्टर में, एलर्जेटिक कंडीशन में। तो मास्ट सेल क्या करती है? मेनली फंक्शन यहाँ पर होता है डायलेशन कराने के लिए, क्योंकि डायमीटर इंक्रीज करा देते हैं। तो हिस्टामाइन का मेनली काम होता है डायलेशन, मतलब आपके हाथ में सूजन लाने का। तो मास्ट सेल जो होती है वो सूजन ला देती है। सूजन क्यों लाती है? क्योंकि हेपेरिन का काम होता है ब्लड को पतला करना, ब्लड थिनिंग करता है, ब्लड का थिन करता है, ब्लड को थिनिंग कर देगा। ब्लड को थिनिंग करने का इसका काम है। पानी की तरह ब्लड को बना देगा, तो ब्लड जो है ज़्यादा निकलेगा। तो ब्लड ज़्यादा क्यों निकलेगा? जिससे कि फ्लो निकल जाए WBC का, जिसके साथ
और WBC जैसे जैसे निकलती रहेगी उस निकलने के प्रोसेस को हमें बॉयडल मूवमेंट कहते हैं, जिससे कि इंटरल्यूकिन फर्स्ट निकलेगा, अटैक करेगा, डिफेंस करेगा और इतने में जो होगा ऊपर क्लॉटिंग होने की टाइमिंग मिल जाएगी। तो क्लॉटिंग करने के लिए फिब्रिनोजन या फिब्रिन प्रोटीन प्लाज्मा काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है डिफेंसिंग को कहा गया है। अटैक और डिफेंस इसमें दोनों बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए आपने ये समझा है। सेकेंड इज इन्फ्लामेशन। अब थर्ड आपके पास मान लीजिए सबसे पहले आप ले लीजिए फीवर, ठीक है। अब क्या ले लेंगे आप? फीवर ले लेंगे। पहले इस बात के लिए मैं आपको 10-20-50 सेकंड दे देता हूँ, आप देख के समझ लीजिए इसको। आप आराम से समझिए इसको, है ना, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करना है, आराम से समझिए। आज आराम से समझिए। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और बहुत अच्छे तरीके से समझिए, इजी मोड पर। मास सेल के बारे में डेफिनेशन नहीं होती है, मास सेल भी, ठीक है। मास सेल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको भी समझिए आप, ठीक। आ रहा होगा समझ में ना, बढ़िया तरीके से। अगर आप ये मेथड समझते हैं तो दूसरे की कंडीशन समझ जाएंगे कि चोट लगने पर उसके साथ क्या होता होगा, तो हम क्या करना चाहिए। हमें पता है कि पेन है तो पेन रिलीफ देना चाहिए। सेरोटोनिन का मतलब होता है वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन पास करना कि भाई ब्लड को थिन करवाना, कितना करवाना है, ठीक है। और सेरोटोनिन बेहोशी में भी काम आता है, मतलब तो चोट लगने पर बेहोशी आ जाती है ना लोगों को, उसकी बेहोशी आने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही होता है। दो, और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है? तीसरी सबसे बड़ी बात होती है हिस्टामाइन, जो कि डायलेशन मतलब स्वेलिंग के लिए काम आता है। चोट लगी तुरंत स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है? ब्लड पतला होना चाहिए ना, तो ब्लड पतला होगा तभी तो तेजी से बाहर निकलेगा। तो ब्लड पतला होगा, तेजी से बाहर निकलेगा। आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्लास में ही, तो आप क्लास में ही, ठीक है। चाय के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। क्लास में आगे आगे बढ़ूं? हाँ सर बढ़िए। सेकंड आपके पास पॉइंट है जी, दो हो गए आपके पास, एक हो गया सेलुलर बैरियर और एक हो गया आपके पास इन्फ्लामेशन। तीसरा हमारे पास आएगा फीवर। फीवर समझिए, फीवर की भी बला है। बला मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बॉडी में होता बहुत कुछ है, हमें पता ही नहीं होता। तो थर्मो रेगुलेशन भी कह सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। पहले मेरी बात समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी गले से नीचे का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो कौन करेगा, तो आप बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। लेकिन लिख दूंगा, ठीक है, एक जगह लिख देता हूँ। मैं आपसे कहूँ नेक, नेक, नेक टू बॉटम, नेक टू बॉटम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन से क्या कहा जाएगा? और डन किसके थ्रू होगी? इसे थर्मल रेगुलेशन ही कहते हैं। किसके थ्रू होगा? बाय बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो आपकी थायराइड ग्लैंड इसको कैलकुलेट करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना होकर दूसरी जगह हुआ कि नेक टू अपर, अपर मतलब ग्रीन वाला हिस्सा भी आ गया। कौन सा आ गया? ग्रीन वाला हिस्सा। तो वहां पर आपको क्या करना है? टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करना अगेन? मेंटेन। टेम्परेचर को अगर आप अगेन मेंटेन करना चाह रहे हैं बाई हाइपोथैलेमस से होगी वो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक तरीका ये हो गया। तो इन दो चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, ठीक। तो ये क्या है? बॉडी टेम्परेचर प्रोसेस है। बॉडी टेम्परेचर ऐसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऐसे रेगुलेट किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर ऐसे रेगुलेट किया जाता है। तो ये तरीका है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। तो इससे इसका क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। फीवर समझ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट संबंध है, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? थर्मो रेगुलेशन मेथड कहते हैं। समझिए क्या है। मान लीजिए आपकी बॉडी में, क्यों मानेंगे? ऐसे ही होता है आपकी बॉडी में। मानना क्या है? अरे मानेंगे कैसे? ऐसे ही होता है आपकी बॉडी में। मानना है? क्या मानना है? नहीं मानना है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। आज ग्रीन वाले वाले को लगाते हैं बढ़िया सा। अलग अलग कलर होते तो मज़ा आता पढ़ाने में, नहीं? देखिए अभी तो मज़ा आता है पढ़ाने में।
तो फीवर के लिए आप कैसे समझेंगे, देखें यहां पर मान लीजिए आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर करा। कौन एंटर करा जी? पैथोजन। मुझे लगता है कलर दिखेगा नहीं, दिखेगा। अब दिखेगा। हमारी बॉडी में क्या एंटर कर गया? पैथोजन। हमारी बॉडी में एंटर कर गया पैथोजन। भाई तुम नहीं होते परेशान हो जाते हम, ठीक है। पैथो हमारी बॉडी में एंटर कर गया पैथोजन। अच्छा, और साइड साइड में पैथोजन के साइड साइड में, मतलब इधर साइड साइड में दो काम चल रहे हैं। पैथोजन जैसी एंटर करेगा तो पैथोजन को मैंने बोला पैथोजन क्या है, मैंने कहा पैथोजन है पायरोजन। क्या रिलीज कर रहे हैं? पायरो। आपको पैथोजन है, बस ऐसी याद रखें। पैथोजन, पायरोजन अभी नहीं आएगा। पैथोजन क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं टॉक्सिन। क्या रिलीज कर रहे हैं? टॉक्सिन इन्होंने रिलीज करा। पैथोजन ने रिलीज करा टॉक्सिन। धन्यवाद भाई, तुम नहीं होते परेशान हो जाते कसम से, ठीक है। पानी चाय के वांदे हो जाते हमारे। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? पैथोजन, और पैथोजन रिलीज क्या कर रहे हैं? टॉक्सिन। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहाँ आपके पास तुरंत एक्टिव हो जाती है आपकी WBC। क्या एक्टिव हो जाती है आपकी? WBC। तो WBC भी कुछ रिलीज करना शुरू कर देती है। क्या रिलीज कर दे? रिलीज क्या कर देगी? ये रिलीज कर देती है इंटरल्यूकिन। अभी बताया था इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन क्या? इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इसने रिलीज कर दिया इंटरल्यूकिन फर्स्ट। किसने? आपकी WBC। अब समझिए आपकी बॉडी में फीवर होने का मेथड क्या है। मैंने कहा कि पैथोजन जो है, कुछ भी पैथोजन हो सकता है, फीवर की तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो पैथोजन सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। WBC भी कुछ इसके अगेंस्ट रिलीज करती है प्रोटेक्शन के रूप में, जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, कौन कौन? टॉक्सिन और इंटरल्यूकिन। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ ये बना लेंगे पायरोजन। क्या बना लेंगे? पायरोजन। अच्छा, पायरोजन का मतलब ही फीवर होता है वैसे, है ना। एंटी पायरोजन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, एंटी पायरोजेनिक इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसी को हम जो है फीवर में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? फीवर में। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? पायरोजन। अच्छा, अब क्या होगा? ये पायरोजन क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। ये पायरोजन क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। किसको? आपकी ग्लैंड को। पायरोजन एक्टिव कर देगा आपकी ग्लैंड को, जिस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड का नाम है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपो और थैलेमस। हाइपो। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है आज पढ़ाने की, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी अपने चैनल पे देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गई, तो जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिव करी तो अभी पैथोजन क्या? कोई भी माइक्रोब हो सकते हैं ना, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया भी फीवर बना सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। भाई कोई वायरस भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, हो सकता है कोई माइक्रोब्स हो, है ना, माइक्रोब्स हो। माइक्रोब्स तो इनका अपना खुद का एक टेम्परेचर होता है काम करने के लिए, सभी का। किसी भी को भी देखेंगे तो अपना खुद के एक टेम्परेचर पर काम करते हैं। अब हाइपोथैलेमस बहुत तेज है। हाइपोथैलेमस बहुत तेज है। कैसे? थर्मोरेगुलेशन ये बाई हाइपोथैलेमस ही होता है। हाइपोथैलेमस, ये आप चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। हाइपोथैलेमस के थ्रू ही बॉडी में थर्मोरेगुलेशन होता है। तो इसने क्या करना शुरू कर देगी? तुरंत थर्मो करना शुरू कर देगी। लेकिन करेगी कैसे? ये आप समझिए कैसे करती है। होगा क्या? आपको समझ में आना चाहिए कि जो माइक्रोब्स होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ये क्या कर देती है? टेम्परेचर हाई। तो माइक्रोब्स तो आपकी बॉडी में है, तो इसने क्या कर दिया? टेम्परेचर हाई। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो उससे जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होंगे वो किल होने शुरू हो जाएंगे। किल किल होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से किल नहीं हो सकते, बस वो किल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में इंटरनल, है ना, इंटरनल टेम्परेचर जैसे ही क्या होता है? इंटरनल टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होता है तो बॉडी का जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन बॉडी, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीएक्टिव। क्या हो जाते हैं? डीएक्टिव। तो ये डीएक्टिव हो जाते हैं।
तो आपने देखा होगा आपको फीवर के समय में ना भूख प्यास नहीं लगती और मुंह में अलग से मिट्टी टाइप में घुलती रहती है, अलग ही तरीके का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर सलेवरी माइलेज उसको काम करना बंद कर देगा। मुंह के अंदर सलाइवा में और भी अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं, हाँ आपके गले में भी प्रोटीन्स हैं, सील का भी कंडीशन है, रेनिन है, पैप्सिन है, और आपको फैट को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीन्स हैं, तो वो सब के सब काम करना बंद कर देते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। वो इसलिए करा जाता है जैसे कि माइक्रोब्स में टेम्परेचर बढ़ा के माइक्रोब को किल करा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जैसे ही हमें पता चला कि माइक्रोब्स अपने आप में क्या हो गए, किल हो गए, तो किल होने के बाद धीरे धीरे यही कौन इसके लिए एक डोज दी जाती है, इसको हम फिर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। हम क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं पीसीएम। क्या कराते हैं, पीसीएम मतलब पैरासीटामोल। क्या देते हैं आप, पैरासीटामोल, ये तो सबको पता होगा पैरासीटा। और पैरासीटामोल का क्या फंक्शन है, पैरासीटामोल का फंक्शन होता है कि वो माइक्रोब्स को मारेगी। किसको मारेगी, और ज़्यादा माइक्रोब्स को मार देगी, माइक्रोब्स को मार देगी, माइक्रोब्स को क्या कर देगी, और ज़्यादा पूरी तरीके से किल कर देती है। लेकिन टेम्परेचर तो वैसे का वैसे रह गया, टेम्परेचर वैसे का धीरे धीरे घटता है लेकिन एकदम नहीं घटता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटी पायरोजेनिक, या तो आप टैबलेट दो तो पीसीएम दे दो, लेकिन आपको अगर नहीं हो पा रहा है तो इंजेक्शन दे दीजिए, जिससे कि यही काम होगा, ठीक। उसके बाद ये एंटी पायरोजन ही किसके पास, इसके पास जाती है इंफॉर्मेशन लेकर, इंफॉर्मेशन पास करेगी, इंफॉर्मेशन पास करी किसको, हाइपोथैलेमस को, कि भैया क्या करो, टेम्परेचर को मेंटेन करो, टेम्परेचर को मेंटेन करो, नहीं तो बॉडी में एंजाइम डीनेचर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये अपने साथ में क्या करती है, तुरंत बॉडी का, हाइपोथैलेमस अगेन क्या करती है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरा देगी। और नीचे गिराने के बाद एक तो आपको फीवर गया, अब देखिए ना, पायरोजन जैसे ही भाई बॉडी में जैसे ही पायरोजन इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा। जैसे ही पायरोजन आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो फीवर हो जाएगा ना, तो फीवर धीरे धीरे नीचे जाता है और टेम्परेचर भी, बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे नीचे जाता है और आप क्या हो जाते हैं जी, नॉर्मल। आप क्या हो जाते हैं, ये आपकी बुक में शॉर्टकट में समझाया गया है, मैं उसको आपको मेडिकल लेवल पे समझा रहा हूँ, देख लो आराम से। इसे फीवर कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन मेथड, ठीक है। दोनों तरीके से चलता है, हाइपोथैलेमस से चलता जो नेक से ऊपर है, नेक से नीचे पूरी बॉडी का टेम्परेचर थायराइड रेगुलेट करती। ठीक है, बहुत मज़ा आता है मुझे इसे पढ़ाने में, बहुत मज़ा। कारण मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये ना हमारी बॉडी से अटैच्ड है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपको पता ही है, खुद ब खुद समझ में आती। तो दो मेथड आपके पास हो गए, अब देख लीजिए इसको पहले, क्योंकि मेथड बढ़ते चले जाएंगे, बाद में आपको दिक्कत ना हो। कमेंट में लिखे ज़रूर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हल्की होनी नहीं चाहिए। दो मेथड हो गए, एक ये हो गया इन्फ्लामेशन, एक ये हो गया आपके पास फीवर। तो मैं एक बार फीवर समझा दूं। फीवर क्या है, एक थर्मो रेगुलेशन है, बॉडी में टेम्परेचर का ऊपर नीचे जाने को हम फीवर कहते हैं। अब बॉडी के नेक से नीचे के टेम्परेचर को थायराइड और पैरा थायराइड ग्लैंड जो होती है वो रेगुलेट करते हैं, मेनली थायराइड करती है, जैसे बीएमआर को भी इसी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट में हार्ट बीट और बीपी दोनों आते हैं, रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और ब्रेन का जो टेम्परेचर है नेक से ऊपर ब्रेन तक का, जो बॉडी रेगुलेट करती है ना, बॉडी रेगुलेशंस में जो आती है वो हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू किया जाता है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जैसे बाहर से कोई पैथोजन, माइक्रोब्स या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी आता है, तो ऐसी कंडीशन में डब्ल्यूबीसी अपने अंदर से इंटरल्यूकिन फर्स्ट निकालती है और ये अपने अंदर से टॉक्सिन, तो ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो पायरोजन बनाते हैं, पायरोजन का काउंटिंग बढ़ जाती है, उसको फीवर कहते हैं। फीवर जैसी कंडीशन में आता है तो एक्टिव कर देता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड तुरंत एकदम से असमंजस में आती है कि बॉडी में एकदम से हुआ क्या, तो माइक्रोब्स को मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, जिससे कि माइक्रोब्स किल होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से किल नहीं होते। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है। अजीब लगता है हमें, बहुत अलग सा प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड किया जाता है फिर एक अलग से पीसीएम, जैसे पैरासीटामोल, इसे हम एंटी पायरोजन या पायरोजेनिक टैबलेट या फिर इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स बहुत आसानी से मर जाते हैं।
टेम्परेचर ज्यों का त्यों रहता है, इसी वजह से ये जो एंटी पायरोजन है वो जाकर हाइपोथैलेमस को जो इन्फॉर्मेशन पास करती है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो ये अपने अंदर से टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, जैसे कि फीवर घटता है, बॉडी का टेम्परेचर घटता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं फीवर का होना और उतरना। 3 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, कितने? 3 डेज, पूरी तरीके से 3 डेज लगेंगे, 3 डे नॉट डेज, लिख दिया तो डेज क्यों, 3 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं पूरे हिंट के साथ चलता हूँ। खत्म। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा साइटोकाइनिन, फिर आ जाएगी हमारे पास बड़ी वाली बला, ठीक है। चलिए साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन का क्या मतलब है? मतलब कि एक ऐसा प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन जो बॉडी में दूसरे, जैसे मान लीजिए मैं एक सेल हूं और मुझे किसी वायरस ने अटैक किया, मैं एक क्या हूं? मैं एक, अरे मैं क्या हूं? मैं एक वायरस, मैं वायरस नहीं हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? मैं एक सेल हूं और मुझे बाहर से आके किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद मैं जो एक सेल हूं, तो मुझे क्या कर लिया उसने? हाईजेक कर लिया, कैप्चर कर लिया और अपना जेनेटिक मटेरियल मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया। वायरस तो एक सेल होती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं जो सेल हूं और मेरे अंदर जो है इन्फेक्शन क्रिएट हो गया और मेरी डेथ होनी शुरू। तो मैंने क्या करा, मेरी पड़ोसन जो है या पड़ोसी जो है, ठीक है, मेरी पड़ोसन या पड़ोसी जो है, सेल फीमेल है ना, इसलिए मैंने पड़ोसन का, तो जो पड़ोसी जो मेरी सेल है, उस सेल को बचाने के लिए मैंने क्या करा, अपने अंदर से कुछ निकाला, रिलीज करा, उसको मैं इंटरफेरॉन कहता हूँ। इंटरफेरॉन आपकी क्लास के अंदर नाम नहीं दिया गया, आप अल्फा बीटा गामा से याद रखिए। सबसे हाई प्रोफाइल के जो होते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरॉन विच इज रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड और इस वायरस को ये किल नहीं कर सकती, ह्यूमन स्पेसिफिक होती है, वायरस स्पेसिफिक नहीं होती। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए मैं समझाऊं? हाँ सर, वैसे आपने समझा तो दिया, बोलने से क्या होता है, देखना आना चाहिए। साइटोकाइनेसिस बोलने से क्या होता है? सब बोल देते हैं, काम करना आना चाहिए। साइटोकाइनिन बोलने के लिए तो दुनिया पड़ी है, वैसे भी भारत में वकील और जज की कमी थोड़ी है, और एडवाइज़र बहुत है, बहुत हैं जी, बहुत है। कम कोशिश करते हैं कि कम मिले, फिर भी बहुत मिल जाते हैं। बच के रहें यहाँ पे ऐसे लोगों से आप ऐसे लोगों से बच के रहें, कृपया करके बच के रहें। आपकी ज़िंदगी का ट्रैक बदलने की क्षमता रखते हैं ऐसे वाहियात लोग, दूर रहें ऐसे लोग, ठीक है। हालांकि आजकल के लोगों को इतने भी इंफॉर्मेशंस नहीं है कि कौन उनका सही सोच रहा है और कौन उनका गलत सोच रहा है। क्यों? अपना फ़ायदा ढूंढते रहते हैं, अपना फ़ायदा ढूंढते रहते हैं। आपको फ़ायदा होने तक की नॉलेज नहीं है कि आपका कौन फ़ायदा सोच रहा है और कौन नुकसान, ठीक है। मेरा काम ये बताने का था, मैंने बता दिया। आगे बढ़ो, वायरस पकड़ लें आप कहीं इसे और अलाकर यहाँ पर अटैच कर दें, ये वायरस हो गया, ठीक है जी, वायरस हो गया और इसके अंदर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब अब क्या, अब तो बस खेल ख़त्म। हेडिंग है हमारे पास साइटोकाइनिन, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास एक सेल है जी, मेरे पास क्या है जी, एक सेल है, और मेरे पास क्या है, एक सेल है। इसने क्या रिलीज़ करा, इसके जेनेटिक मटेरियल ने कुछ रिलीज़ करा, इसको भेजा, लेकिन भेजने के लिए क्या करा है, ट्रांसफ़र करा, इसको यहाँ इसने ट्रांसफ़र करा। भेजने के लिए इसके पास यहाँ कुछ लगा होना चाहिए, ये कलर्स तो ले लिया आपने रुद्रा साहब। यहाँ लगा होना चाहिए इसके पास रिसेप्टर, क्या लगा होना चाहिए, रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे आने के बाद ही कुछ हो पाएगा। फिर ये अपनी चारों तरफ से कोटिंग बना लेता है। हाँ, कोटिंग बनानी ज़रूरी है, अपने चारों तरफ क्या बना ली, कोटिंग बना ली, और यही कोटिंग होती है एंटीवायरल प्रोटीन की कोटिंग। बहुत बढ़िया, तेज है। इसके पास, बेचारे के पास नहीं था तो दिक्कत आ गई। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से करते हुए इसमें ट्रांसफर कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया, है ना। मान लीजिए इसका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इसका ऐसे बना ट्रांसफर कर, ठीक। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। इसने रिलीज क्या करा अपने अंदर से, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन, ठीक, इंटरफेरॉन, बस। कौन से अल्फा हो, ये तो हम अलग से बता, ठीक। आइए अपनी बात पर, देखो होगा क्या। ये ना सर एक वायरस है, ये क्या है, एक वायरस है, एक वायरस है, और ये इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल,
अब मैं ये तो बताऊंगा नहीं कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल में मोस्टली आरएनए ही होता है। हाँ, याद रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, इसके पास ट्रांसफर करा दिया। क्या करा दिया? ट्रांसफर। ऐसा करने से ये सेल क्या होगी? इन्फेक्टेड हो गई। ये कैसी हो गई जी? इन्फेक्टेड वायरल वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गई। ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गई। इस सेल ने ये चाहा कि मेरी पड़ोसन पड़ोसन ही इन्फेक्ट ना हो जाए, तो मैं अपने अंदर से जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कुछ भेजूं। भेजने के लिए यहाँ कोई रिसेप्टर्स लगे होने चाहिए, इसके पास लगा होता है रिसेप्टर। ठीक है, अब इसने रिसेप्टर लगा, तो कौन सा रिसेप्टर है? इंटरफेरॉन रिसेप्टर। इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन आप मुझे भाषा बताएंगे फिर इंटरफेरॉन होती क्या चीज़ है? साइटोकाइनिन में जो आपको पढ़ना है सर, वो पढ़ना है इंटरफेरॉन। क्या पढ़ना है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन होगा क्या, आपको पता होना चाहिए। इसने क्या करा? यहां से इंटरफेरॉन्स को रिलीज करा। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? प्रोटीनीशियस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीनीशियस होते हैं। प्रोटीनीशियस होते हैं। कैसे होते हैं प्रोटीनीशियस? और दूसरा, ये ह्यूमन स्पेसिफिक होते हैं। ह्यूमन सेल स्पेसिफिक होंगे। ये ह्यूमन सेल स्पेसिफिक होते हैं, ना कि वायरस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, ह्यूमन सेल स्पेसिफिक होते हैं, और वायरस को किल नहीं कर सकते। वायरस को किल नहीं कर सकते। इतने डेटा नीट में पूछा, देख लो क्या पूछ लिया उसने। रिलीज क्या करा? इंटरफेरॉन। प्रोटीनीशियस होते हैं और मैसेंजर का काम करते हैं, एक्ट एज मैसेंजर। एक्ट एज मैसेंजर। वाओ, चैटिंग मेथड। ठीक है, एक्ट एज मैसेंजर और प्रोटीनीशियस होते हैं, ह्यूमन सेल स्पेसिफिक होते हैं, वायरस स्पेसिफिक नहीं होते। ह्यूमन की अंदर जो सेल में जो वायरस एंट्री करा उसको किल नहीं कर सकते। रीड में क्वेश्चन है, यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं इंटरफेरॉन को समझने के लिए। ये इसका खुद का बेचारे का डीएनए है। तो इस डीएनए ने क्या करा? इस डीएनए ने अपने बाहर की साइड में क्या करा? एक लेयर बना दी। क्या बना दी? लेयर बना दी। और लेयर क्या है इसकी? डिफेंसिंग लेयर है। क्या है? कैसी लेयर बना दी? डिफेंसिंग लेयर। क्या बना इसने? एंटीवायरल प्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया? एंटीवायरल प्रोटीन कोटिंग बना दी। एंटीवायरल प्रोटीन कोटिंग बना दी, और इसी से इसने अपना डिफेंस किया, है ना। हो गया डिफेंस। इसने अपना क्या कर लिया? पूरी तरीके डिफेंस कर रहे हैं। तो इस सेल नंबर 1, सेल नंबर 01, इस सेल नंबर 02। अब ये इंटरफेरॉन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, आप समझ के रखिएगा। इंटरफेरॉन आपके 2-3 तरीके के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव। ठीक है, क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? बस इजी है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन इज अ प्रोसेस इन विच द इन्फेक्टेड सेल या वायरल इन्फेक्टेड सेल ट्रांसफर द मैसेज on the surface of by the help of the receptor interferon या interferon receptor, the genetic material which is called the DNA gets this one message by the which is transferred by the infected या viral infected cell and frame a particular coating on the surface of non-infected cell. This one is non-infected cell. Non-infected cell. Infected, तो नॉन इन्फेक्टेड सेल क्या करती है? अपनी चारों तरफ में कोटिंग तैयार करती है एंटीवायरल प्रोटीन की, जिससे बच जाती है, जिससे ये बच जाती है। इसने क्या करा? अपनी कॉपी बनानी शुरू कर, है ना। मतलब क्या होता है इसका? वायरल इन्फेक्टेड सेल का मतलब कि वायरस मेकिंग कॉपी, वायरस मेकिंग कॉपी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया व्हाट इज अ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इज अ मेथड जिसमें कि एक वायरस किसी पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट कर देता है अपने जेनेटिक मटेरियल कॉपी करके। इसको तो हाईजेक कर लिया। फिर ये सेल क्या करती है? मरने से पहले मैसेज ट्रांसफर करती है। इसका नाम इंटरफेरॉन है, प्रोटीनीशियस होता है। इसको ट्रांसफर करने के लिए इसके पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। सेल तो ट्रांसफर कर देती है, और ये इंटरफेरॉन मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, जो कि सरफेस पर आकर अटैच हो जाता है, क्योंकि सेल के पास रिसेप्टर होते हैं इंटरफेरॉन के, और इंटरफेरॉन ह्यूमन स्पेसिफिक होता है, वायरस स्पेसिफिक नहीं होता। वायरस को किल नहीं कर सकता, बस केवल ट्रांसफर कर सकता है। किसको? मैसेज को।
कि बाहर कोई पर्टिकुलर पैथोजन है जिसका नाम वायरस है, जो मैं एकदम मैंने इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ सेल, और दूसरी सेल को मैं इन्फेक्टेड नहीं होना चाहती, तो मैं इसलिए मैसेज पास कर रही हूँ। रिसेप्टर इसको रिसीव करता, रिसीव करने के बाद पर्टिकुलर इसका जेनेटिक मटेरियल अपने चारों तरफ में कोटिंग लेयर बनाता है डिफेंसिंग के लिए, जिसका नाम है एंटीवायरल प्रोटीन कोटिंग लेयर। तो ये सेल जो है वो नॉन इन्फेक्टेड सेल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेन मेथड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरफेरेंस क्लासिफाइड स्पेशली इन 3 सेक्शन अल्फा बीटा गामा. This one is not according to the NCERT, according to me and according to the question of NEET. तो अल्फा इज मोस्ट एक्टिव इंटरफेरॉन. ठीक है, चलिए, तो आपके पास चारों मेथड मैंने करा दिए, सेल्यूलर बैरियर करा दिया, साइटोकाइनेन करा दिया, इन्फ्लामेशन करा दिया और फीवर करा दिया. एक बार आप उसे देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ. देखिए, ये तो आपके पास हो गया सेल्यूलर बैरियर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेल्यूलर बैरियर. ये करा दिया मैंने आपको, फेगोसाइटिक नॉन फेगोसाइटिक सब आपके सामने लिखा है. दूसरा आपके पास आ गया इन्फ्लामेशन, ये पूरा बता दिया मैंने आपको. तीसरा आपके पास फीवर आ गया, ऑब्वियसली बढ़िया करके बताया है. चौथा साइटोकाइनेन, ये मैंने बता दिया. तो ये सब किस में आ गए? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए. किसमें? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. लेकिन चारों ही किसके पार्ट हैं? सब के सब आपके इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं. दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. चारों खत्म, और किस में आ गए आपके? ये किस में आते हैं? इनेट इम्यूनिटी में आते हैं. तो दोनों किसके पार्ट हैं? इनेट इम्यूनिटी. किसके पार्ट हैं? लाइनिंग किसके पार्ट हैं जी? इनेट इम्यूनिटी के. ये अलग है. यहाँ से शुरू होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. नाउ व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? व्हाट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी? अब शुरू करते हैं अपनी नई कहानी. बहुत बढ़िया. अब आप लेके चल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, अब जो पीछे पढ़ा तो थोड़ा सा दिमाग से एक तरफ करके याद रखना है, लेकिन एक तरफ का मतलब भूलना नहीं है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और इम्यूनिटी.